Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 1st of August 2026. तो गाइज आज है तारीख 1 अगस्त 2026 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी के सभी करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको पता है रोज़ाना सुबह 5:30 बजे ये वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाता है और इस सेशन के अंदर बहुत एक्यूरेट बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। इसीलिए हम इस सीरीज़ को नथिंग मोर नथिंग लेस के नाम से जानते हैं। ना ही कोई अननेसेसरी चीज़ आपको मिलने वाली है और ना ही कोई काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर छोड़ेंगे। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस की। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रिलेवेंट हैं जो हमने डिस्कस कर रही हैं, क्योंकि इस सेशन में मेजरली हम फोकस करते हैं अपने पीआईबी के ऊपर में और इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर में। और जो हमारा सेपरेट एक दूसरा वीडियो अपलोड होता है उसमें हम लोग द हिंदू को सेपरेटली कवर कर लेते हैं। तो आपके सारे के सारे सोर्सेज करंट अफेयर्स के यहीं पर कवर हो जाते हैं, जो भी सोर्सेज या जिससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला आर्टिकल बात करता है पिथौरा पेंटिंग के बारे में, जो अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीआईबी में भी कवर हुआ है और इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर हुआ है। ये पेंटिंग्स न्यूज़ में क्यों बनी है, आपके सामने एक कारण दिखाई देगा। इन पेंटिंग्स को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यहाँ पर मिल चुका है इनको। ये पेंटिंग्स खासकर गुजरात से बिलोंग करती हैं। गुजरात में एक कम्युनिटी है रथवा कम्युनिटी, इनके थ्रू आज से काफ़ी समय पहले इस पेंटिंग को बनाया जाता था। पहले ये पेंटिंग्स दीवार पे बनाई जाती थी, वॉल पर बनाई जाती थी। अभी ये पेंटिंग्स का जो चलन है वो बदल चुका है, पेपर वगैरह पर भी बनाई जाती है, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो करना क्या है, पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए पिथौरा पेंटिंग्स के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, आर्ट एंड कल्चर के अंदर में आप देखोगे पेंटिंग्स को लेकर पूरा चैप्टर है आपका और सिलेबस का पार्ट है। तो जो भी पेंटिंग्स न्यूज़ में है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है कि भाई जीआई टैग मिला है पिथौरा पेंटिंग को, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी कुछ ये पेंटिंग्स होती हैं पिथौरा पेंटिंग्स, याद रखिएगा। और लंबे समय से ये एक ट्राइबल वॉल आर्ट रहा है। जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो दीवारों पर इस पेंटिंग को बनाया करते थे, वो भी किसी ना किसी अवसर पर, जब कुछ हो रहा है, घर में शादी है, ठीक है, बच्चे ने जन्म लिया है, तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में एज सेलिब्रेशन के तौर पे ये जो वॉल आर्ट है इनको ड्रॉ किया जाता था। अब आपसे पूछा जाएगा पहली चीज़, पिथौरा पेंटिंग्स का मेन ओरिजिनेशन क्या है। तो गुजरात का जो ट्राइबल रीजन है दोस्तों, वहाँ से पिथौरा पेंटिंग की शुरुआत होती है। स्पेशली जो छोटा उदयपुर और पंचमहल जगह है, स्पेशली यहाँ से इन पेंटिंग्स की शुरुआत होती है। मेन तौर पे कुछ ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो पिथौरा पेंटिंग्स को प्रैक्टिस करती थी, जैसे रठवा कम्युनिटी हो गया, भिल कम्युनिटी है और बिलाल ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनका एक विश्वास था नेचर में, स्पिरिट्स में, डिवाइन पावर्स में। तो उनके थ्रू इस पेंटिंग की शुरुआत होती है। लेकिन इस पेंटिंग का एक इतिहास है, क्योंकि नाम पिथौरा रख दिया गया, कोई ना कोई कारण तो होगा ना। हाँ, ट्रेडिशन यह है, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो पता चलता है लगभग 13th सेंचुरी के टाइम पीरियड में एक ट्राइबल डीटी थे, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी पूजती है एक देवता को, एक डीटी, जिनका नाम है पिथौरा डी। तो पिथौरा डी से ही एसोसिएटेड है यहाँ पर ये पूरी पेंटिंग। लेकिन पिथौरा डी जो ट्राइबल डीटी हैं, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक देवता, वो पर्टिकुलर व्यक्ति या वो जो डीटी है वो मैरिज से रिलेटेड है। ठीक है, मैरिज, प्रॉस्पेरिटी और वेलबींग से रिलेटेड है। समझ गए, तो इस बात को याद रखेगा। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स है इसकी शुरुआत कहाँ पे होती है, तो इसका एक कल्चरल और रिलीजियस कनेक्शन आ गया। ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे, जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं इनको दीवारों पर बनाया जाता था, घरों की दीवारों पर। कोई एक महत्वपूर्ण ओकेजन आया, कोई शादी है घर में, बच्चे का जन्म हुआ है, फेस्टिवल है, तो उस दौरान इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। क्योंकि माना जाता है कि ये जो पेंटिंग्स हैं, ये पेंटिंग्स यहाँ पर बेसिकली जब बनाते हैं तो हम लोग जो ट्राइबल डीटी हैं पिथौरा डी, इनको डेडिकेट करते हैं। तो इस पेंटिंग्स के ज़रिए उनका आशीर्वाद मिलता है ना, उनकी प्रॉस्पेरिटी मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, एक अच्छा लक जनरेट होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती हैं रिगार्डिंग दिस पिथौरा पेंटिंग। मैंने आपको बताया पहले जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं स्पेशल तौर पे एक जो स्पेशलिस्ट रिचुअल पेंटर्स हुआ करते थे, जिनको हम बोलते हैं लखाराज, इनके थ्रू यहाँ पे बनाई जाती थी। और पेंटिंग से पहले, जब मैंने बताया दीवार पे पहले ये पेंटिंग बनती थी, तो दीवार को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है पेंटिंग को तैयार करने के लिए। और प्रिपेयर कैसे होता है, दीवार पे जो गाय का गोबर है और जो मिट्टी है उसका मिक्सचर का इस्तेमाल करके पहले दीवार को सही तरीके से लेपा जाता है।
फिर उसके बाद में ये जो कलर्स हैं उनका यूज़ करके पेंटिंग को बनाया जाता है। अब कहोगे उस ज़माने में कलर्स कहाँ से आए? कलर्स बेसिकली नेचुरल पिगमेंट थे, प्लांट से, जैसे पत्तों से हरा कलर मिल गया तो ऐसे प्लांट्स का इस्तेमाल किया गया, मिनरल्स का यूज़ करा गया, दूसरे और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ किया गया जहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स मिलते हैं इन लोगों को, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, और इन्हीं कलर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है इन पिथौरा पेंटिंग्स के अंदर में शुरुआत से। इन पेंटिंग्स को क्रिएट करा गया है बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल करके, कॉटन और वुडन स्टेंसिल्स का इस्तेमाल करके। भाई बांस की लकड़ियाँ हो गई, है ना, रुई हो इस्तेमाल करना हो गया, या फिर लकड़ी के स्टेंसिल्स हो गए, इनका यूज़ करके यहाँ पर पेंटिंग्स को बनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, शुरुआत में इस तरीके से पेंटिंग्स की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे वॉल पर बनाई नहीं जाती, वो चलन काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स को जब आप एग्जैक्टली देखोगे तो मेनली ट्राइबल या हिंदू डीटीज़ को डिपिक्ट करता है, दिखाता है, हिंदू देवी देवताओं को दिखाता है, ट्राइबल देवी देवताओं को दिखाता है, हॉर्सेस, एनिमल्स को ज़्यादातर शो करता है। ये ट्राइबल लाइफ को दिखाने वाली पेंटिंग्स होती हैं ज़्यादातर। जब आप पिथौरा पेंटिंग्स को देखोगे या तो उसमें फार्मिंग दिखाई जाएगी, या जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो शिकार कर रही है, या डांसिंग दिखाया जाएगा, या कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, इन सब चीज़ों को ही ज़्यादातर इन पेंटिंग्स के अंदर में शो किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन पेंटिंग्स के बारे में सारी की सारी बेसिक फैक्ट्स। एंड अभी 2026 में पिथौरा पेंटिंग्स को एक जीआई टैग दे दिया गया है। और मैंने बताया कि पहले दीवारों पर ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी, लेकिन मॉडर्न टाइम के जो आर्टिस्ट हैं वो पिथौरा पेंटिंग्स बनाते हैं, बट पेपर और कैनवास के ऊपर में अब ये पेंटिंग्स बनाई जाने लगी हैं। आपको परचेज भी करना है तो आप कहीं से भी पिथौरा पेंटिंग्स को परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन वगैरह अवेलेबल है, क्योंकि पेपर और कैनवास पर बन रही है। अब इस पूरे आर्टिकल को अगर आपने रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर। सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। ठीक है, चलिए अब यहीं पर, क्योंकि हमने पिथौरा पेंटिंग्स के बारे में डिस्कशन किया, तो मैं आपको साथ ही साथ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। विद रेफरेंस टू पिथौरा पेंटिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पिथौरा पेंटिंग को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो पेंटिंग है ये ओरिजिनेट हुई है गुजरात के ट्राइबल रीजन से, स्पेशली पंचमहल और छोटा उदयपुर से। सेकंड, ये जो पेंटिंग है इसका नाम पिथौरा डे के ऊपर में रखा गया है, जो एक ट्राइबल डीटी है जो मैरिज और प्रॉस्पेरिटी से एसोसिएटेड है। थर्ड, अगर हम इतिहास तौर पे देखेंगे तो इन पेंटिंग को केवल और केवल कपड़े पे बनाया जाता था और कहीं नहीं बनाया जाता था। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर लिख दो नीचे कॉमेंट सेक्शन में। चलिए, अब आता है अगला न्यूज़ आर्टिकल जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमने पीआईबी का टॉपिक डिस्कस किया, दूसरा आपका इंडियन एक्सप्रेस का है, और इसके बाद फिर पीआईबी का डिस्कस करेंगे, फिर इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज पे आर्टिकल छपा है। आपने सर्वाइकल कैंसर के बारे में बहुत सुना होगा। सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एक वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम एचपीवी वैक्सीन है, ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीन, पता होगा। इस वैक्सीन के साथ साथ मार्केट में एक गोली यानी पिल, जिसको कैप्सूल के फॉर्म में लॉन्च किया गया है, और इस पर्टिकुलर गोली का जो नाम है इसको एक थेरेपी के नाम से दिया गया है जिसका नाम है TA2 थेरेपी। ये कैसे काम करती है इसको मैं समझाऊंगा। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है वो थोड़ा सा समझेंगे। रेलिवेंट आर्टिकल है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर को लेकर पहली बार कोई नई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज वही पुरानी ह्यूमन पपिलोमा वायरस से सर्वाइकल कैंसर फैलता है और इस वायरस से बचाने के लिए ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीन दी जा रही है। यही सब चलता रहता है। एक बड़ा अपडेट है तो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। सबसे पहली चीज़ हमें ये जानना होगा कि सर्वाइकल कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक वेजाइनल स्ट्रक्चर है। इस वेजाइनल स्ट्रक्चर में एक पोर्शन होता है सर्विक्स। उस सर्विक्स में जो कैंसर है वो पहले डेवलप होना शुरू होता है। और वो जो कैंसर है, क्योंकि कैंसर जनरली बनता कैसे है, पहले एक गांठ होती है, ठीक है, ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं, वही धीरे धीरे कैंसर का फॉर्म लेती है। ठीक है, अभी देखोगे इस सर्विक्स में भी यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही होता है। धीरे धीरे वार्ड बनना शुरू होता है, गांठ बननी शुरू होती है, और वो एक अपना स्टेजेस के थ्रू गुजरता है और वो सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। और इंडिया के अंदर में मोस्ट ऑफ दी जो फीमेल्स हैं वो सर्वाइकल कैंसर से कहीं ना कहीं परेशान रहती हैं, सर्वाइकल कैंसर का शिकार बन जाती हैं। ठीक है, ये आपको वेजाइनल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ये सर्विक्स है, इसी में ही कैंसर के जो टिश्यूज़ हैं वो पनपने शुरू होते हैं, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर होता किसकी वजह से है भाई? ये कैंसर है, ट्यूमर हो रहा है, किसी ना किसी कारण की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, एक वायरस है उसकी वजह से होता है। उस वायरस को हम क्या बोलते हैं? HPV वायरस, विच इज़ ह्यूमन पपिलोमा वायरस। और सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है ये वाला इन्फेक्शन। ठीक है, आज मेजोरिटी ऑफ केसेस इसी के आते हैं, क्योंकि ये HPV जो इन्फेक्शन है वैसे तो हार्मलेस है, क्योंकि शुरुआत में एक गांठ वगैरह बनती है और शुरुआत में ही ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो ये सर्वाइकल कैंसर में बदल नहीं पाता। लेकिन अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट ना लिया जाए और उस
वार्ड को, उस गांठ को नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो धीरे धीरे करके यहाँ पर वही वार्ड क्या करेगा, कैंसर में बदल जाएगा, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहीं पर कैंसर माउथ और थ्रोट में भी हो सकता है, एग्जैक्टली इस एचपीवी की वजह से, याद रखिएगा। अब एचपीवी, ये जो ह्यूमन पपिलोमा वायरस है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है? मेनली स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो सकता है। भाई मान लो वेजाइनल, एनाल और ओरल सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। ठीक है, आप देखोगे मैन और वेमेन, 80% ऑफ द मैन एंड वेमेन, इनमें काफ़ी सारे केसेस एचपीवी के आते हैं। अपने जीवन में कहीं ना कहीं एचपीवी का वो शिकार फिर बन जाते हैं। एचपीवी इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, जो जेनिटल्स हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, एनस है, वेजाइना है, यहाँ पर वॉर्ट बन जाता है, गांठ बनती है कुछ केसेस के अंदर में। और वो जो इन्फेक्शन है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे कैंसर ग्रोथ में बदल जाती है। और वो जो कैंसर ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके सर्विक्स, माउथ, इवन थ्रोट में भी यहाँ पर ये कैंसर फैल सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? वैसे तो कोई ऐसा नहीं है बीमारी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट बाद में दिया जाए, लेकिन पहले से ही हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बचाने के लिए एचपीवी वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, पहले से ही वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन मिल जाएगी तो वो जो वायरस है वो बॉडी में काम ही नहीं करेगा। या एक दूसरी थेरेपी अभी जो लॉन्च करी गई है, जो एक नई अपडेटेड थेरेपी है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस थेरेपी का नाम है SHADE-A2, याद रखिएगा। इस थेरेपी का अल्टीमेट पर्पस यही है कि जो एचपीवी इन्फेक्शन है इसको रोका जा सके फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू सर्वाइकल कैंसर। भाई ये जो इन्फेक्शन है ये सर्वाइकल कैंसर में ना बदले, उसी से पहले, यानी सर्वाइकल कैंसर की स्टेज में बदलने से पहले इसको रोक दिया जाए। इस पर्टिकुलर थेरेपी का इतना सा काम है, ठीक है। अब ये SHADE-A2 पिल है क्या? ये पिल के फॉर्म है, कैप्सूल के फॉर्म में है, गोली के फॉर्म में, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। इसके अच्छे रिजल्ट्स नज़र आए हैं, क्योंकि जब इस पर्टिकुलर, क्योंकि मान लो एक ह्यूमन पपिलोमा वायरस इन्फेक्शन का केस आ रहा है और उस केस में जेनिटल वॉर्ड्स हैं, गांठ है, वो धीरे धीरे करके सर्वाइकल कैंसर में बदल रही है। तो अब बदलने से बचा सकता है यहाँ पर ये पर्टिकुलर पिल, ये थेरेपी है। SHADE-A2 क्या है? एक प्रकार की छोटी सी मॉलिक्यूल थेरेपी, जिसको इस तरीके से बनाया गया है जो एचपीवी इन्फेक्शन को इतना काबिल नहीं बनाएगी कि वो सर्वाइकल कैंसर बना दे बॉडी में। एचपीवी इन्फेक्शन को रोकने का काम करेगा, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर ना बन सके। तो बेसिकली शुरुआती स्टेज में, अर्ली स्टेज में दी जाती है ये पर्टिकुलर पिल, ये थेरेपी, याद रखिएगा। छोटी स्मॉल एक मॉलिकुलर थेरेपी का यहाँ पर इसको नाम दिया गया है। इसमें ये मेन पर्पस क्या है इसका? ये जो पिल है दोस्तों, ये 3 चीज़ों को टारगेट करता है, 3 ह्यूमन प्रोटीन्स को। एक यहाँ पे है मोर्टेलिन, दूसरा है हीट शॉक कॉग्नेट, एंड तीसरा है ग्लूकोज रेगुलेटेड प्रोटीन 78। इन तो 3 प्रोटीन्स को यहाँ पर ये टारगेट करता है। इस थेरेपी में बस खाली करना क्या होता है भाई, देखो एचपीवी E7 वाला प्रोटीन होता है एक, और इसका एक होस्ट प्रोटीन होता है, दोनों के बीच में कनेक्शन को हमें तोड़ना है। क्योंकि एक्चुअल तौर पे देखोगे जो E7 प्रोटीन है, ये E7 प्रोटीन कौन सा वाला है? एचपीवी वाला, ह्यूमन पपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से कैंसर फैलेगा। तो ये जो होस्ट प्रोटीन होता है हमारा, होस्ट प्रोटीन E7 प्रोटीन को बचाता है। तो ये दवाई क्या करेगी, ये थेरेपी क्या करेगी, इन दोनों का कनेक्शन, इन दोनों की दोस्ती को तोड़ देगा। तो E7 प्रोटीन अलग हो जाएगा, होस्ट अलग हो जाएगा। अब E7 प्रोटीन जो लगातार डैमेज कर रहा था बॉडी को, सेल्स को बर्बाद कर रहा था, अब यहाँ पर E7 प्रोटीन को इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है, वो मार देगा। ठीक है, यही एक तरीका है जिससे E7 प्रोटीन को आगे फर्दर ग्रो करने से रोका जा सके, और जिसकी वजह से ये आगे फर्दर सर्वाइकल कैंसर में ना बदलकर ये क्या करेगा, ये शुरुआती स्टेज में ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है इस SHADE-A2 के बारे में। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा, आप रेडी हैं सॉल्व करने के लिए? चलिए, अब कैसे क्वेश्चन बन सकता है और कितना रेडी हो ज़रा देखते हैं। ये रहा प्रश्न, ज़रा उत्तर देने की कोशिश करो। इसका नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ओपन करो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है आपने। प्रश्न यह है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग SHADE-A2 थेरेपी। ये जो थेरेपी है इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल थेरेपी है जिसको डेवलप किया गया है एचपीवी सर्वाइकल कैंसर के लिए, डिस्प्लेसिया के लिए, ठीक है, यानी शुरुआती स्टेज में देने के लिए, जिससे कि कैंसर ना हो। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि भाई इसको अप्रूव कर दिया गया है एज एन इंजेक्टेबल वैक्सीन, ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है जिसको सीधा बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। थर्ड, ये जो थेरेपी है ये काम करती है बाय ब्रेकिंग इंटरेक्शन, जो एचपीवी E7 प्रोटीन है इसको होस्ट प्रोटीन के साथ में इसके कनेक्शन को तोड़ता है, जिससे E7 प्रोटीन को यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये कह सकते हैं कि जो कैंसर है वो होने से रुक जाता है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जैक्टली सही हैं। जल्दी जल्दी यहाँ पर इसके आंसर लिख देना नीचे कमेंट सेक्शन में। हर एक आर्टिकल में एक क्वेश्चन देने की मेरी कोशिश है, स्पेशली जो आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, जहाँ पे हम मालवी केमिकल के बारे में
केमिकल कह रहा हूँ, कैमल के बारे में बात कर रहे हैं। ऊँटों की प्रजातियों के बारे में डिस्कशन होता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे डबल हम्प्ड कैमल है तो यूपीएससी ने वहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है। तो अभी ना एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है जो पीआईबी में पब्लिश हुई है। अगेन फिर से पीआईबी का एक आर्टिकल आ चुका है न्यूज़ में। क्या है, हाल ही में ये ऑब्जर्व किया गया है कि भाई ये जो मालवी कैमल हैं, ये कैमल अपने आप में बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है, क्योंकि कैमल आपने जनरली देखा होगा येलो कलर या ब्राउन कलर में दिखाई देता है, ये वाइट कलर के कैमल हैं। लेकिन आज ये ख़त्म होने की कगार पर हैं, एक्सटिंक्शन की एज पर हैं। तो इन्हीं को बचाने के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल ने एक कंजर्वेशन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिस वजह से इन कैमल की सुरक्षा की जा सकेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट मालवी कैमल, ये एग्जैक्टली है क्या। तो इंडिया के अंदर में अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो ऊँटों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, याद रखिएगा। 9 में से एक प्रजाति आपका मालवी कैमल भी है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट ऊँट की प्रजाति है। पता है क्या है, क्योंकि बाकी सारे ऊँट की प्रजाति में आप देखोगे इतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन मालवी कैमल है जिसकी ताकत बहुत, एक कह सकते हैं अल्टीमेट लेवल पर इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, जिससे ये लोग, ये वाले जो ऊँट हैं, ये बहुत सारा सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। केवल स्ट्रेंथ ही अच्छी नहीं है, ये बहुत सारा दूध का भी प्रोडक्शन करता है। जो इनका लैक्टेटिंग साइकिल होता है, दूध देने का साइकिल, उसमें 4 से 5 किलो तक ये दूध दे सकते हैं ये वाले ऊँट। एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो मालवी कैमल काफ़ी अलग है दूसरे सारे ऊँटों के कंपैरिजन में। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो याद रखिएगा, ये वाला जो ऊँट है मेनली, क्योंकि नाम है मालवी, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो मालवा वाला रीजन है, स्पेशल तौर पे ज़्यादातर ये ऊँट वहीं पर मिलेंगे। बाकी मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान के कुछ पार्ट्स में मिल जाएंगे, स्पेशली कोटा हो गया, बूंदी, झालावाड़, बारन, इन सब जगह पर ये मालवी कैमल पाए जाते हैं। 2 इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, प्लीज़ इसको आप याद रख सकते हैं। वो 2 लोकेशंस कौन कौन सी हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ पे ये मालवी कैमल मिलते हैं। और मैंने आपको इनके मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बताया कि भाई क्योंकि ये वर्किंग एनिमल हैं, ज़्यादातर ये लोड्स को कैरी करते हैं, उसके बावजूद भी इनका मिल्क प्रोडक्शन का कैपेसिटी बहुत मतलब एक अल्टीमेट लेवल पर है, नेक्स्ट लेवल पर है। जो फीमेल कैमल होती है इसमें, वो 4 to 5 किलोग्राम ऑफ पर, मतलब 4 से 5 किलो दूध पर लैक्टेशन साइकिल में ये प्रोवाइड करवा सकती है, दूध दे सकती है। अपीयरेंस की बात करेंगे तो ये कैमल वाइट कलर के नज़र आते हैं, लेकिन हमारे देश में जो भी कैमल की स्पीशीज़ हैं, हमने डिस्कस किया 9 स्पीशीज़ हैं, उनमें से साइज़ में सबसे छोटी स्पीशी है ये। साइज़ इनका छोटा होता है, लेकिन अपने आप में मजबूती इनकी बहुत भयानक होती है। वैसे आप देखोगे जनरली जो ऊँट होते हैं, उनका जो सूटेबल रीजन देखने को मिलता है वो डेजर्ट्स होता है, कि भाई रेगिस्तान में ही जो ऊँट है वो वहाँ पर बैठ पाएगा, वहीं पे पनप पाएगा, वो जगह उसके लिए सूटेबल है। लेकिन मालवी कैमिकल का गेम अलग है। ये सेमी एरिड रीजन, सूखा रीजन, क्योंकि मध्य प्रदेश का मालवा वाला रीजन हो गया, राजस्थान के कुछ रीजन्स हो गए, वहाँ पर ये जो ऊँट की प्रजाति है रह सकती है ना, बिना डेजर्ट के भी यहाँ पर रह सकती है। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये काफ़ी अलग होते हैं डेजर्ट वाले एरिया से, मालवा रीजन में, वहाँ पे ये कैमल की ब्रीड सस्टेन कर सकती है। एंड्योरेंस और यूटिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया ही है। भाई इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ताकत होती है इन वाले ऊँटों में, जो बहुत ज़्यादा भारी सामान को ये कैरी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर में इन मालवा कैमल का यूज़ किया जाता है। तो इन्हीं की प्रोटेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि ये प्रजाति खतरे में है, इस वजह से चर्चाओं में है। तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर, सारी की सारी डिटेल एग्जैक्टली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब इसी आर्टिकल से रिलेटेड एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ज़रा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ वन ऑफ द 9 रिकग्नाइज कैमल ब्रीड्स इन इंडिया। भारत में जो कैमल की ब्रीड है 9 ब्रीड, उनमें से एक ब्रीड यहाँ पर ये भी है मालवी कैमल। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट इज़ मेनली फाउंड इन मालवा रीजन ऑफ कर्नाटका एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में ये ब्रीड पाई जाती है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि भाई ये लार्जेस्ट रिकग्नाइज कैमल ब्रीड है इन इंडिया। भारत के अंदर में सबसे बड़े साइज़ की प्रजाति यही वाली है मालवी कैमल की। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 and 2 ओनली, 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। चलिए, अगला न्यूज़ आर्टिकल आता है, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें हम बात करने वाले हैं एंड्रोमीडा गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा। अब जैसे हमारा जो पूरा सौर मंडल है, सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम, जो सन है, मून है, अर्थ है, सारे प्लैनेट्स हैं, ये पूरा सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी में आता है? मिल्की वे गैलेक्सी में। हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक है, तो आप देखोगे दोस्तों हमारे स्पेस में ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैंने बताया बहुत कम जानकारी है स्पेस के बारे में आज हमें। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो गैलेक्सी आपको नज़र आ रही है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, ये एक आकाश गंगा है। और इसी आकाश गंगा में ढूंढ लो कहाँ पर है सोलर सिस्टम, पूरा सौर मंडल, और कहाँ पर है पृथ्वी। समझ रहे हैं?
तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, यानी कि हमारे सबसे पड़ोस वाली गैलेक्सी कौन सी है? तो मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीब जो आकाशगंगा पाई जाती है उसका नाम है एंड्रोमीडा गैलेक्सी, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। ये है एंड्रोमीडा गैलेक्सी। और बताया तो इतना भी जाता है कि काफ़ी तेज़ी से ये जो गैलेक्सीज़ हैं, ये जो एंड्रोमीडा है ये मूव कर रही है हमारी गैलेक्सी की तरफ। तो क्या होगा? आने वाले समय पर ऐसा टाइम आने वाला है जब ये दोनों गैलेक्सी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एंड्रोमीडा। मैंने आपको बताया कि भाई ये गैलेक्सी क्या है, ये समझ में आया। न्यूज़ में आर्टिकल ये बता रहा है, ठीक है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, याद रखिएगा। एक स्टडी पब्लिश हुई है नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप की, और उस स्टडी के अंदर में रिवील करा गया है कि जो एंड्रोमीडा गैलेक्सी है वो पिछले काफ़ी सालों में देखोगे ये कम एक्टिव होती चली जा रही है। इसमें जो स्टार वगैरह हैं वो कम एक्टिव होते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो पहले एक्टिव ज़्यादा थी, अब कम एक्टिव हो रही है, इस वजह से न्यूज़ में है। एंड्रोमीडा गैलेक्सी को हम कई बार M31 के नाम से भी जानते हैं, प्लीज़ याद रखिएगा। और एक लार्ज स्पाइरल गैलेक्सी है, गोल गोल घूमती हुई गैलेक्सी है, अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी से कंपेयर करें तो। और आज पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर ये एंड्रोमीडा प्रेजेंट है। एंड्रोमीडा बेसिकली जो स्टार्स होते हैं ना, सितारे, वो सितारे इस तरीके से अरेंज हुए हुए हैं ऐसे कॉन्स्टिलेशन में, जिसकी वजह से इसका नाम एंड्रोमीडा रख दिया गया है। ठीक है। तो ये गैलेक्सी बहुत करीब है, हमारी सबसे करीब है, जिसको आराम से देखा जा सकता है विदाउट अ टेलीस्कोप। इसको देखा जा सकता है नेकेड आई से, ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है, जहाँ पे बिल्कुल एनवायरमेंट साफ हो। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो एंड्रोमेडा अपने मिडिल एज से गुजर रही है, यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी पुरानी है, इसका मतलब बीच का हिस्सा चल रहा है, मिडिल फेज चल रहा है, और बहुत सारी जो स्टार्स वगैरह हैं वो इसके लेस एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और आर्टिकल ये भी कहता है कि जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि एंड्रोमीडा गैलेक्सी काफ़ी तेज़ी से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है, और 110 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से यहाँ पर ये बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी कभी ऐसा हो सकता है, मतलब एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि कंफर्मेशन है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि देखा नहीं गया है, तो एक्सपेक्टेड है कि भाई ये जो गैलेक्सीज हैं दोनों आपस में मर्ज हो सकती हैं। तो एंड्रोमीडा में जो एक्टिविटी है वो कम होती चली जा रही है, जो गैलेक्सी है ये थोड़ा सा लेस एक्टिव हो गई है। ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है? हमारे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, याद रखिएगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप बड़े बड़े काम करता है ना। तो नासा का यहाँ पर ये एक टेलीस्कोप है जिसको लॉन्च किया गया था 1990 में। ये इसका नाम एक साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया था, एस्ट्रोनॉमर के ऊपर में, जिनका नाम है एडविन हबल। इस टेलीस्कोप ने बहुत सारे हाई क्वालिटी के जो इमेजेस हैं वो हमको स्पेस के क्लिक करके भेजे हैं। स्पेस की काफ़ी सारी जानकारी आज हमारे पास में हबल स्पेस टेलीस्कोप की वजह से है। तो हमने एंड्रोमीडा के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस करे। याद रखिएगा एंड्रोमीडा को ही M31 के नाम से भी जानते हैं। और ये रहे छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर, जिसके ज़रिए आप पूरे के पूरे आर्टिकल को रिवाइज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में जाने से पहले। चलिए, अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, जो बात करता है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप के बारे में। अगेन अभी हम ऊपर हबल स्पेस टेलीस्कोप डिस्कस कर रहे थे, अब भारत का जो टेलीस्कोप है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, इसके बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक फिर से PIB का है। ठीक है। अब ये PIB का है तो हम लोगों ने मतलब क्या डिस्कस हुआ, जो हमारा साइंस एंड टेक वाला मंत्रालय है उनकी साइड से बताया गया, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप जो लद्दाख के अंदर हाल में प्रेजेंट है, इसको बनाए हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं। तो 25 साल सक्सेसफुली इसके ऑपरेशन को कंप्लीट हो चुके हैं, जिस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है, जिसका नाम है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। ये कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर हानले में प्रेजेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। आइए बाकी सारी बातें मैं आपको इस टेलीस्कोप के बारे में समझाता हूँ। ठीक है। इसका जो नाम रखा गया है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, ये हमारे एक नोबेल लॉरेट रह चुके हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। उन्हीं के नाम के ऊपर में हमने हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप यहाँ पर इसका नाम रखा। भारत का एक बहुत ही एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की कैटेगरी में इसको देखा जाता है। ये जो टेलीस्कोप है आज कहाँ पर प्रेजेंट है? लद्दाख के अंदर, लेह में। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत क्लियर है, आबादी कम है, पॉपुलेशन कम है, तो एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन रहता है। आप अंतरिक्ष को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं, आर्टिफिशियल लाइट कम है, इसलिए वो जगह बहुत सूटेबल है। इसीलिए ही दोस्तों यहाँ पर इस टेलीस्कोप को वहाँ पे लगाया गया है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में, जो लद्दाख में प्रेजेंट है। लोकेशन डिस्कस किया हानले। अब हानले ही क्यों चुना गया? रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पर क्लाउडलेस स्काईज़ हैं, एकदम क्लियर बादल, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर कम है, एक अच्छी लोकेशन। अगर कोई यूनिवर्स में दिलचस्पी रखता है, स्पेस में, मतलब अपने आप को स्पेस में लेकर जाना चाहता है, लेकर जाना मतलब कि स्पेस के बारे में जानकारी लेना चाहता है, उसको स्पेस के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, एक एंथुजियास्ट है, तो उनके लिए एक बहुत बेस्ट जगह है, क्योंकि यहीं से हम पूरे स्पेस को, अंतरिक्ष को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
और इसके लिए ही ये जगह सूटेबल है जहाँ पर टेलीस्कोप वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे और गहराई से अंतरिक्ष में घुसकर चीज़ों को देखा जा सकते हैं। फिर आते हैं कुछ रिमोट ऑपरेशंस। तो ये जो दोस्तों हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है, ये रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। एक डेडिकेटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। इसमें तमाम अलग अलग प्रकार के यंत्र लगा रखे हैं, जैसे कैमरा है, हिमालयन फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ है। तो ये सब यंत्र हैं, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाएगा, तो इतना पता होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ये कहाँ पर प्रेजेंट है? लद्दाख के अंदर हानले में प्रेजेंट है। और बहुत सारे जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं अक्रॉस द इंडिया, पूरे भारत में, वो इस टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं आज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, प्लैनेट्स को देखने के लिए, एस्टेरॉइड्स को देखने के लिए, स्टार्स को देखने के लिए, गैलेक्सीज को देखने के लिए इसी टेलीस्कोप का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे बोला ये भी जा रहा है कि बहुत सारे मेजर अचीवमेंट इस टेलीस्कोप के देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सोप्लैनेट्स कौन से प्लैनेट्स होते हैं दोस्तों? ये वो ग्रह होते हैं जो सौरमंडल से बाहर हैं, क्योंकि हमें तो बस प्लैनेट का मतलब ये पता है कि भाई जो सोलर सिस्टम में है वो ही प्लैनेट है। अब सोलर सिस्टम से बाहर अगर कोई प्लैनेट प्रेजेंट होता है तो उसको हम एक्सोप्लैनेट का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिस एक्सोप्लैनेट की बात कर रहे हैं उसका नाम है ट्रैपिस्ट 1b। तो एक बहुत फेमस एक्सोप्लैनेट है जिसकी डिस्कवरी हमारे इस हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने ही की थी। तो भाई इसको अभी पूरे 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। न्यूज़ में जो भी बातें थी वो सब हमने डिस्कस कर ली हैं। ये रहे छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर जिसके ज़रिए आप इस पूरे आर्टिकल को रिवाइज कर पाओगे। अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं लिया है, तो आज का सेशन होता है समाप्त। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सारे महत्वपूर्ण टॉपिक, साइंस एंड टेक के टॉपिक्स हो गए, एनवायरमेंट के टॉपिक्स हो गए, क्योंकि ये एक मिक्स सेशन है। हेल्थ का टॉपिक हो गया, पॉलिटी का कोई टॉपिक आता है तो वो हो गया, है ना। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री का टॉपिक हो गया। इससे रिलेटेड जो भी सब खबरें हैं वो सब आपको इस वाले सेशन में मिल जाता है। तो मेक श्योर करें वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दें। 2000 लाइक्स का टारगेट है, आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।